हाँ भाई, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक ही होंगे। यूट्यूब पे भाई वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। कैमरे के सामने बैठना, चीज़ें आते हुए भी बोलना और बोलते बोलते लड़म लड़म करके कुछ भी बोल देना, शब्द इधर उधर रहना मुश्किल हो जाता है। चलिए चलता रहेगा, ये तो रोज़ का ही हो गया। अब तो आगे बढ़ते अपने टॉपिक से। आज भाई ये वीडियो जो मैंने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है और ये बहुत यूज़फुल होगा आप सभी के लिए। अब कुछ लोग देख के बोलेंगे भाई के आगे ज्ञान पेलने के लिए, ठीक है, ये तो हमारा रोज़ का है। रोज़ का होने के बाद भी ना बहुत सारे लोग ये चीज़ कर नहीं पाते। बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, टिप्स टू सेव योर मनी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, लगभग 19-20 पॉइंट्स, जिनको मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से अपना पैसे को बचा सकते हैं। पैसा देखिए कमाना मुश्किल होता है और उससे ज़्यादा मुश्किल होता है बचाना, और उससे भी ज़्यादा होता है उसको ग्रो करना। तो अभी ग्रो की बात नहीं करूँगा, अभी पैसे बचाने की बात करूँगा। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, है तो बहुत सारे पॉइंट्स जिनको कितना भी इलेबोरेट कर लो वो ख़त्म ही नहीं हो सकते, बट कुछ हैं पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट अ बजट। आपको अपने लिए एक बजट बनाना होगा। अब बजट तो भाई देखो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, चाहे आप घूमने जा रहे हो, कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, या अपना घर चलाना हो आपको महीने का, या सब्जियां लानी हो, तो हर चीज़ का एक बजट बजट होता है। देखो, बहुत सारे लोगों का कहना है साहब, ज़्यादातर लोग सैलरीड हैं। अब सैलरी आई, मैसेज बजा कि इतना क्रेडिट हो गया अमाउंट, चलो जी। अब सैलरी के आते ही खर्चे बढ़ जाते हैं, खर्चे आते हैं और सैलरी ख़त्म हो जाती है। इस चक्कर में क्या होता है, सेविंग्स होती ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या ना, आपकी जितनी भी इनकम होए, इनकम में से सबसे पहले अपनी सेविंग्स को माइनस करो, ठीक है, और जितना बचता है फिर एक्सपेंस करो। लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, सैलरी आई, सैलरी में से आपने एक्सपेंस को माइनस करा और जितना बचा वो सेव कर लिया। क्या सेविंग होगी भाई, ऐसे कुछ बचेगा ही नहीं। आप तो खर्चे करते ही रहोगे, खर्चों का तो कोई एंड नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, एक बजट सेट कर लो कि इतना अमाउंट है आपका, ये सेव होना ही होना है, और ये सेव हो गया भाई, जितना बचा उसके लिए एक्सपेंस कर लो। आप अपनी नीड्स पे खर्च करो, अपनी ज़रूरतों पे, अपने लाइफस्टाइल पे, किसी भी चीज़ पे जहाँ भी आपको खर्च करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है भाई, सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। आपको ना बहुत ज़्यादा क्लियर होना होगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और आपको आपका मोटिव क्या है सेविंग्स करने का। क्या आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा रहे हो, या अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए बचा रहे हो, क्या बच्चों की स्टडीज़ के लिए बचा रहे हो, या खुद के लिए बचा रहे हो, या फिर आपको फॉरेन ट्रिप्स मारने की, या कुछ भी करना है। आपका मोटिव क्या भाई, आपको पता होना चाहिए। बिना मोटिव के आप लगे जा रहे हो तो आप कर ही नहीं पाओगे। आपकी सेविंग्स ना फ्लक्चुएट होती रहेगी। उसको बैलेंस रखने के लिए एक मोटिव होना ज़रूरी है कि आपको बड़ा घर खरीदना है, या ट्रिप्स मारनी है, या फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, बुढ़ापा अच्छा होना चाहिए, या मेडिकल कंडीशन का भी हो जाए तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो भाई आपको आपका गोल होना चाहिए, बिना गोल के तो बात बन नहीं पाएगी। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिव सेविंग्स। अब ऑटोमेट क्या करना है भाई, अब सैलरी आई, ठीक है, कई लोग वेट करते हैं कि भाई चलो सैलरी आई, मूड हुआ तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं कर लेंगे, उनका कुछ ऐसा हिसाब है ही नहीं। आप इसको ऑटोमेट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आरडी खोली है बैंक में, तो भाई ऑटो डिडक्ट होना चाहिए आपका पैसा। 30th को या 31st को आपकी सैलरी आई, तो जो भी डेट को आपको पैसा कटना है उस दिन कटना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आरडी खोली 30,000 की, 50,000 की, तो 5 तारीख को वो कट जानी चाहिए हर महीने। उसके लिए क्या है, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑटोमेट डिडक्शन। तो भाई ये आपको करना होगा। अब इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ना एक प्रेशर रहेगा कि भाई ये पैसा तो कट जाएगा। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए की सैलरी में से, जैसा मैंने बताया फॉर्मूला, आपकी जितनी इनकम है उसमें से सैलरी माइनस कर दो, इनकम जितनी है उसमें से सेविंग्स माइनस कर दो, जो बचे उस पर एक्सपेंस कर लो। तो आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, आपने 50,000 रुपये आपका ऑटोमेट डिडक्ट हो गया। अब बचा आप क्या, 50,000 भाई आपको चलानी है उसमें। तो भाई आपको ना ये करना ज़रूरी है। अब जब आपके दिमाग में प्रेशर हो ना भाई, तभी आप कुछ सेव कर पाओगे। आपको कुछ प्रेशर ही नहीं होगा, आप चलो चल रही है भाई, लाइफ चल रही है, 10 साल गुजर गए, 20 साल और गुजर जाएंगे और बुढ़ापे भी कट ही जाएगा, कोई ना कोई तो काट ही लेगा, बच्चे गुजारा करा ही देंगे। ऐसे नहीं होगा, ऑटोमेट करो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रिड्यूस योर अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। अब अननेसेसरी स्पेंडिंग्स क्या है, इसका तो एग्जांपल मैं आपको खुद ही बताता हूँ। मेरे को ना शूज़ का बहुत शौक़ है, ठीक है। मेरे पास अभी ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ शूज़ है जिनको मैंने खोले ही नहीं, और वो लगभग 1.5-2 साल से मेरा पड़े हुए हैं।
अब तो खैर मैंने खरीदना बंद कर दिया। मेरे पास 12, 15, 16 और लगभग कभी कभी तो मेरा 17, 18 पेयर भी होते थे। लेकिन मैं ज़्यादातर उसमें पहनता क्या था, सिर्फ 2-4 शूज़ पहनने की मेरी आदत थी, और एक चप्पल, 2 चप्पलों में मैं घूमता था। तो ये मेरी एक अननेसेसरी स्पेंडिंग थी। मेरे को शौक, ये मेरा शौक था। अगर मैं एवरेज भी लूँ, मेरा अगर 2000 रुपये का अगर जूता है, तो सोचो अगर मेरे पास 20 जूते हैं तो मेरे कितने रुपए के हुए। तो ये एक अननेसेसरी स्पेंडिंग्स है। शौक है, ठीक है, अच्छी बात है, शौक होने में चाहिए, लेकिन आपको समझना है कि ये नेसेसरी है या अननेसेसरी है। मुझे लगा कि वो जो पैसा मैं वहाँ खर्च कर रहा हूँ और वो पड़े हुए हैं जूते, और मेरे को भी ये तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने वो अपना शेल्फ़ खोल के देखा और उसमें शूज़ पड़े हुए जो 1.5-2 साल से खुले ही नहीं है। क्या फ़ायदा उसका, और कोई चूहा आएगा उसको काट के चले आएगा, छेद करके चले आएगा, ख़राब कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं, और रखे रखे भी ख़राब हो जाते हैं, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो अननेसेसरी आपके हिसाब से आपके लिए क्या अननेसेसरी स्पेंडिंग्स है, आप उसको समझो, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट है, कुक एट होम। भाई कुक एट होम, लोग बोलेंगे भाई हम तो घर में ही खाना बनाते हैं। भाई अच्छी बात है, घर में खाना बनाते हैं, लेकिन कई लोग क्या होते हैं जिन्हें घर का खाना पसंद ही नहीं है, जिनको बाहर का स्वाद ही पसंद है। अब एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है। मेरे किसी क्लोज़ को मैंने ऐसे सजेशन दिया भाई कि उसको कुछ कूपन्स मिले थे, कुछ 1000, 1500 या 2000 के आसपास। तो वो बोल रहा भाई कि आज तो ना पिज़्ज़ा आएगा, पिज़्ज़ा मंगाएंगे। तो मैंने बोला कि उसको ऐसे सजेस्ट कि देखो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको ऐसे सजेस्ट किया, 1000-2000 रुपये तू पिज़्ज़ा पे खर्च कर रहा है, तू उसका कुछ ऑल्टरनेट देख ले और वो खिला ले। तो उसका रिप्लाई आया कि भाई क्या मैं अपने बच्चों को चने मूंगफली पे पालूँ क्या। मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था कि चने मूंगफली पे पालो, आप जो आपको खर्च करना है आप वो खर्च करो, जो स्पेंड करना है वो खर्च करो, लेकिन ना एक ऑल्टरनेट लेके चलो। क्या आपका जो 2000 का काम है वो 1000 में हो सकता है? चने मूंगफली खा के तो किसी का भी गुजारा नहीं होता। आज आपने एक खर्चा कर दिया, चलो आपने इस हफ्ते में बाहर का खा लिया, तो अगले हफ्ते अवॉइड करो, या आप अपना टारगेट सेट कर लो कि महीने में मेरे को इतना ही बाहर का खाना है। आप आज तो खा लोगे, आपने खाया आधे घंटे में मज़ा आएगा, 1.5-2 घंटा, वो पूरी रात आप फील ले लोगे कि हाँ मज़ा आ गया भाई, क्या खाना खाया था, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगले दिन क्या, वो फीलिंग्स तो ख़त्म हो जानी है। तो आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा करो, कुक करो, घर का खाना खाओ। घर का तो खाना हेल्दी भी होता है, बाहर का तो देखो कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स में चलाओ। भाई ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अच्छे से अच्छे 5 स्टार में हर जगह मैक्सिमम मैंने लगभग स्टेट तो कितनी बताऊँ, बहुत जगह खाया हुआ है। लेकिन अगर वो बोले हाइजीन मेंटेन करते, तो भाई मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ हाइजीन या कुछ अलग से वो ऐसा कर रहे नहीं है। नाम लेके भी बोल सकता हूँ, कितने दिल्ली के ले लो आप, ये नॉर्थ के होटल्स ले लो, साउथ के ले लो, इधर के उधर के जहाँ के भी ले लो, भाई सबका स्टैंडर्ड सेम ही है। नाम भी करा, उनका काम नहीं है कुछ, ठीक है। घर पे खाओ, पैसा बचाओ और उसको आगे फ्यूचर में यूज़ करो, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, शॉप विद अ लिस्ट। अब शॉप विद अ लिस्ट का मतलब क्या है, देखो कई बार आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, आप मान लो ग्रॉसरी लेने गए, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो। कई बार क्या होता है, हमारे पास लिस्ट ही नहीं होती है और हम ऐसे दिमाग में फीड कर चलते हैं कि भाई ये भी लेना है, ये भी लेना है। इस चक्कर में क्या होते हैं, अननेसेसरी बाइंग्स हो जाती है, ठीक है। अननेसेसरी बाइंग्स जिसका हमने बजट बनाया ही नहीं है महीने में। हमने सोचा कि भाई चलो ये 2000 रुपये का सामान खरीदना है, लेकिन हमने कुछ प्लान ही नहीं करा, हम पहुँच गए। हमने देखा भाई वहाँ तो एक बढ़िया वाला ब्रश आया है, वो भी खरीद लो, ठीक है। बढ़िया टूथपेस्ट आया, वो भी खरीद लो। अरे ये डिओड्रेंट तो मैंने ख़रीदा ही नहीं, ये परफ्यूम तो मैं ले ही लेता हूँ यार, मैं लगा के जाऊँगा तो ऑफिस में बस लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे भाई क्या लगा क्या है। तो ये एक लिस्ट प्रिपेयर करो, सब लो भाई, जो तुम्हें लेना है लो, लेकिन एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो ताकि तुम्हें पता चले कि महीने की शुरुआत कैसी हो रही है, बीच में कितना पैसा बचा है, महीना ख़त्म होने से पहले कितना बचा है, या फिर महीना ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, वो सब पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद भाई यूज़ कूपन्स एंड डिस्काउंट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारे पास इतना टाइम थोड़ा है कि हम डिस्काउंट कूपन्स ढूंढें या फिर इधर उधर देखें, हाँ भाई कितना परसेंट चल रहा है, कितना परसेंट। भाई देख लो, तुम्हारा ही पैसा बचेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डिस्काउंट ऑफ़र करती है, ठीक है। आप कंपेयर करो कि आप लोकल शॉप में जाओगे, वॉक इन करोगे, वहाँ पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, और आप ई-कॉमर्स साइट्स पे जाओगे तो कितना बचेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। आपका पैसा है, आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करो। उसके बाद है बाइंग जेनरिक ब्रांड्स। जेनरिक ब्रांड्स क्या होते हैं, सुना है किसी ने? जेनरिक ब्रांड्स क्या होते हैं, आपने दवाइयों में तो सुना होगा कि जेनरिक मेडिसिन्स होती है, ठीक है। आप अपने केमिस्ट की शॉप पे जाते हो, आप देखते हो कि इतना MRP है, कोई दवाई है 50 रुपये की, तो उसका जो ऑल्टरनेट जो जेनरिक मेडिसिन है, हो सकता है आपको 5 रुपये की भी मिल जाए, ठीक है। बस उसका नाम नहीं होता, काम पूरा वही होता है।
तो इसी तरह से हर प्रोडक्ट का ना एक जेनरिक ब्रांड होता है, ज़्यादातर का होता है। तो जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि भाई इसकी क्वालिटी ख़राब है, उसके ऊपर एक ब्रांड का ठप्पा नहीं है, चीज़ वही होती है। तो आप अगर आपको लगता है कि आप जेनरिक ब्रांड ट्राई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो करो, पैसा बचेगा, ठीक है। कैंसल अननीडेड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो भाई आजकल लोगों के पास बहुत सारे हैं, नेटफ्लिक्स भी है और प्राइम भी है और हॉटस्टार, पता नहीं क्या क्या है। मेरे पास थे, लगभग सारे ही थे। फिर मैंने देखा भाई, देखता तो कोई भी नहीं हूँ आजकल, सिर्फ नेटफ्लिक्स ही चल रहा है जब भी चलता है, जब कभी चलता है। तो आपके पास टाइम कितना है? क्या आप टीवी देख पा रहे हो या आप अपने मोबाइल में भी देख पा रहे हो? अगर आपने 10-12 सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, उसका यूज़ क्या है भाई? एक बेसिक सब्सक्रिप्शन भी महीने का 200-300 रुपये तो पड़ता होगा। आपने 4 सब्सक्रिप्शन भी ले रखे, तो सोचो 1000-1200 रुपये आप खर्च कर रहे हो और उसको देख ही नहीं रहे हो, तो क्या फ़ायदा है? तो उसको कट शॉर्ट करो, हटा दो। आपको लगता है कि हाँ भाई एक महीना 2 महीना रोक कर देखो, आपका काम चल रहा है, नहीं चला तो दोबारा लगा लो, तो आप उसको देखो, ठीक है। और रीफाइनेंस डेब्ट। अब कई लोग क्या होते हैं कि लोन ले लेते हैं बड़े बड़े और मोटे मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, मजबूरी होती है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, ले लिया, ठीक है, आपने ले तो ले, लेकिन अब उसको देखो कि आप उसको ना रीफाइनेंस कैसे कर सकते हैं। कुछ और ऑल्टरनेट है कि जो कहीं और से कम रेट पे मिल के आप उसको क्लोज़ करके और सेटल कर सकें। तो आप वो ऑप्शन ना आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपका ही फ़ायदा है उसके अंदर। और शॉप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बोल लो या फिर प्री ओन्ड बोल लो या रीफर्बिश बोल लो, बात सब एक ही है, ठीक है। अब आपने देखा होगा रीफर्बिश सोफ़ाज़ ले लो या प्री ओन्ड गाड़ियाँ ले लो और कुछ भी पुराना ले लो यार, तुम्हारा क्या काम है। अभी जिस गाड़ी में मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैंने नई गाड़ी खरीदी है इसी साल में, ठीक है। इससे पहले मेरे पास एक प्री ओन्ड कार थी i10, वो मैंने लगभग 10 साल चलाई है, ठीक है। अब मैं अगर उस टाइम पे मैं नई गाड़ी ले लेता, मेरे यूज़ ही नहीं होता, तो क्या होता? मैंने वो गाड़ी 10 साल रखी, आपको जैसा मैंने बताया, मैंने 10 साल गाड़ी रखी है और मैंने सिर्फ 18-18.5 हज़ार किलोमीटर चलाई है। वो सिर्फ खड़ी रहती है, वो मैंने सिर्फ ऐश मौज के लिए ले ली, इधर उधर हांडने के लिए ले ली, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं था। तो इस तरह की नीड्स का क्या ज़रूरत? अगर मैं नया ले लेता तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, है ना। तो आपको अंडरस्टैंड करना क्या 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 आपका जो काम है वो प्री ओन्ड चीज़ों में हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई आपने रीफर्बिश, आज फ्लिपकार्ट या और बहुत सारी साइट्स पे आपको मिल जाएंगी, प्री ओन्ड चीज़ें मिल जाती है, वो ठीक होती है, कंडीशंस आपको चेक करना है, वारंटी गारंटी भी मिल जाती है यार। देखो काम चल रहा है तो ले लो ना, नहीं चल रहा तो बेच दो। और कंपेयर करो भाई प्राइस। अभी देखो, आपको मैं एक और ऑनेस्ट चीज़ बताऊँ, आपने देखा होगा, इवन मैंने खुद देखा, अभी ना दिवाली सेल, बिग बिलियन सेल और ये पता नहीं फलाना निमगाना क्या क्या सेल चल रही थी। मैंने कुछ ना अपने ऐड टू कार्ट कर रखा था, ठीक है, और एक विश लिस्ट भी बना रखी थी जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लिखे और ऐड कर रखे थे, ठीक है। उसके अंदर भाई जो प्राइस था ना, ठीक है, वही प्राइस बिग बिलियन या ये दिवाली या दशहरा सेल के ऊपर वही प्राइस था। ये कंपनी वाले ना भाई बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कंपेयर करो, आप सोचते हो भाई इस पे ये 100 रुपये की चीज़ है, अभी सेल आएगी तो ये सस्ता हो जाएगा। भाई सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम्हारी सिर्फ एक साइकोलॉजी होती है कि भाई अब तो सेल आ गई, सस्ता ही हो गया हुआ। कंपेयर करो भाई। दूसरा चीज़ आप ये देखो कि आपको ऑनलाइन कितना मिल रहा है, आप कितना पे कर रहे हो, और वॉक इन में जाके कितना पे कर रहे हो। पैसा आपका है भाई, पैसा कोई दे नहीं रहा तुम्हें, तुम कमा रहे हो और रगड़ रहे हो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए, तो पैसा बचाओ। तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे ना इधर से उधर से, और पूछ लो भाई कोई डिस्काउंट, अपने यार दोस्तों में पूछ लो भाई क्या ही टाइम जा रहा है, बात ही तो करनी है तुम्हें, यही बात कर लो। पैसे की बातें करो भाई, पैसा ही है सब कुछ, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट है भाई बल्क बाइंग। अब भाई बल्क बाइंग क्या होती है? भाई बल्क बाइंग होती है, जैसे तुमने देखा होगा कि कई बड़े बड़े वेंडर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा खरीद लेते हैं और उसको चलाते रहते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। भाई क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। बल्क में जितनी चीज़ें खरीदो ना उतनी सस्ती पड़ेगी। अब लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना, आपने बल्क में अगर खरीद लिया तो कचरा तो नहीं खरीद रहे हो। बल्क में कूड़ा मत खरीद लेना भाई, अपने काम की चीज़ें देखो। और उसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है? आप बल्क में खरीद लिया और मान लो बल्क में आपने कुछ भी खरीद लिया यार, मान लो आपने आटे का पैकेट खरीद लिया, 10 kg का आता है, ठीक है, आपने 100 kg खरीद लिया बल्क में, लेकिन उसकी शेल्फ़ लाइफ है 2 महीने 3 महीने, और भाई बंदे आपके 2 हैं, कैसे खाओगे? तो वो तो ख़राब हो गया ना मामला। या कोई भी एग्जांपल ले लो, बल्क में तो खरीदो, लेकिन वो देखो कि आपका यूटिलाइज़ किस तरह से, आप उसको आगे यूटिलाइज़ कर सकते हो, आने वाले महीनों में उसका फ़ायदा मिलेगा आपको।
तो आप ले लो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी मैं अपना एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सरसों के तेल की एक बॉटल आती है, ठीक है, जितने की भी आती है। अब सिंगल सिंगल बॉटल लेते थे, उसका ले लो प्राइस एग्ज़ाम्पल के लिए 150-200 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो एग्ज़ाम्पल। अब 200 रुपये का 1 लीटर का बॉटल मुझे मिल रहा था, मेरे महीने की कंजम्पशन है अगर 2 या 3 बॉटल ले लो, ठीक है, घर में एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अब वो 200 रुपये की बॉटल में एक के लिए पे कर रहा हूँ। अब एक टीन आता है 15 लीटर का और एक 20 लीटर का, मैं वो ख़रीद रहा हूँ, वो 15-20 लीटर का टीन, और मेरे को अगर उसका प्राइस पड़ रहा है पर लीटर 150 रुपये, तो भाई मेरे लिए वो फ़ायदा ना। शेल्फ़ लाइफ चेक करूँगा उसकी और ले लूँगा क्वालिटी चेक करूँगा, ले लूँगा। तो उस तरह से देखो भाई, बल्क में अगर तुम्हारा कहीं फ़ायदा बनना है तो बल्क में ले लो। बट अपना स्पेस भी चेक कर लो भाई, पता चले तुमने बल्क में खरीद लिया कुछ भी, तुम्हारे पास जगह नहीं है रखने के लिए, फिर बैग लेके निकल गए, भाई खरीद लो, ये काम मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद है भाई क्रिएट इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड तो भाई सबको रखना चाहिए। किसी ने जॉब से निकाल दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, या कुछ भी ऐसे बादल फट गए, कुछ भी हो गया भाई, तुम्हारे पास क्या है, तुम लोन लोगे बाहर से? कोई नहीं देगा लोन, ठीक है। तुम्हारे पास चलो जो जॉब वाले हैं या बिज़नेस वाले हैं उनको तो चलो मिल जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो ब्याज पे पैसा उठाते हैं और 20% 25-30%, कई जगह तो मैंने सुना है 40-50 भी ले लेते हैं भाई। मजबूरी का काम ना बहुत ख़राब को होता है। तो अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड रख लो। अब ये देखो वो किस तरह से रखना है। आपका महीने का खर्चा अगर मान लो 50,000 रुपये का है, ठीक है, आपकी अगर आज जॉब चले जाए तो आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो बिना सैलरी के? तो मैं आपको ये बोलूँगा, एटलीस्ट अगर आपका 50,000 रुपये का खर्चा है महीने का, तो आप 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड अपने पास रखो हमेशा। कितना हो गया? लगभग मेरे ख्याल से वो 6 लाख रुपये हो गया। 6 लाख रुपये, ये यार ये तो मैं अपने हिसाब से अपने एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके हिसाब से आपका इमरजेंसी फ़ंड क्या है वो आप देखो। तो वो इमरजेंसी फ़ंड आपके ना बुरे में काम आएगा। आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे किसी के आगे, मांगना नहीं पड़ेगा, और गलत ब्याज पे वो खरीद लेना भी नहीं पड़ेगा। तो ये ज़रूर समझ लो। और होम रिपेयर स्किल्स, अब बोलेंगे भाई होम रिपेयर स्किल्स, कारपेंटर बन जाए क्या, प्लम्बर बन जाए क्या? भाई क्या ही बुरा है, पूरा कोर्स मत करो, कुछ बेसिक्स देख लो। छोटे मोटे चीज़ें, नल चेंज करना, लाइट चेंज करना, या सॉकेट में कुछ हो गया है वो देख लेना, या बेसिक चीज़ें यार छोटी मोटी। उसके लिए भाई जो तुम अगर बाहर से बुलाते हो ना किसी को, प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, ये पर विजिट ही 100-200 रुपये तो आने के ही ले लेते हैं यार, चाहे तुम्हारा कुछ हो या ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे काम अगर तुम अपने घर में कर लोगे तो तुम्हारा पैसा बचेगा, ठीक है। अननेसेसरी के, अभी मैं देख रहा था मेरे घर में ही जो गीज़र के ना उसके तार निकली हुई थी, उसमें से मैं प्लग डालता तो एक चिंगारी की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि भाई कुछ बड़ा काम हो गया, मैंने बुलाया, उसमें बस तार निकली हुई थी, तार लगानी थी, क्योंकि भाई बिजली का काम था। घर वाले बोले तू हाथ मत लगा, बुलाया, उसने आते ही 100 रुपये ले लिए, जबकि कुछ नहीं था उसके अंदर का। तो बोलने का मतलब क्या है, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि छोटे मोटे काम अपने अपने घर में कर लो। बस इसका मतलब ये नहीं है भाई ऐसा कुछ काम कर लो बिजली का झटका लग गया, कल को तुम मुझे फ़ोन करके के गाली दे रहे हो, तूने ही बोला था भाई बिजली वाला बन जा। भाई वो करो जो तुम्हारे बस की है, ठीक है। और एंटरटेन एट होम, भाई ऐसा क्या ढूंढ सकते हो जो तुम अपने घर में एंटरटेन हो? आजकल सब्सक्रिप्शन इतने सारे हैं, नेटफ्लिक्स फलाना ढिमकाना। आप उसका अगर, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ, 150 रुपये मोबाइल का है, 200 रुपये आपका टीवी का सब्सक्रिप्शन है। सब मिलता है यार, नेटफ्लिक्स पे बहुत कुछ है। अगर तुम वाकई में, अगर तुम एंटरटेन होना चाहिए, सास बहू वाले जो केबल या ये टाटा स्काई क्या है जो भी है तुमने ले रखे है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सास बहू वाले देखोगे, सास बहू वाले जैसे ही हो जाओगे। जिस तरह का तुम कंटेंट देखोगे तुम उस तरह के ही हो जाओगे। तो घर पे ही कोशिश करो कि तुम एंटरटेन हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बर्तन मांडे लेके अपने घर वालों से लड़ने लग जाओ क्योंकि तुम्हें लड़ना पसंद है, ठीक है। मूवीज़ भी जाओ, कभी कभी जाओ, लेकिन एक हैबिट मत बनाओ कि भाई महीने में तुम जो मूवी आ रही है वो सब देखने के लिए वहाँ थिएटर पहुँच गए हो। वो करोगे तो भाई तो दिक्कत है। और उसके बाद क्या है भाई, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट। भाई क्रेडिट कार्ड तो आज की डेट में सबने ले रखे हैं, मेरे पास भी है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का ना भाई एक तरीका है। लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से पैसा हमने यूज़ किया भर देंगे, और अगर कोई जो उसकी डेडलाइन है मिस भी हो गई तो भर देंगे। भाई क्रेडिट कार्ड का ना बहुत बड़ा नुकसान है।
क्रेडिट कार्ड को तुम वाइजली यूज़ करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट है। 50 दिन मिलते हैं तुम्हें पेमेंट करने के लिए, 50 दिन में कर दो। क्यों तुम वेट कर रहे हो 60वें दिन का या आगे वाली उसकी डेडलाइन क्रॉस होने का? टाइमली उसको पे करो। इंटरेस्ट या लोन पे करने की तो तुम्हारी नौबत ही ना है। और अगर किसी और चीज़ के लिए तुम लोन ले रहे हो तो तुम उसकी इंटरेस्ट या ब्याज का जो रेट है वो चेक कर लो कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। भाई मजबूरी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मजबूरी में तो फिर जो दिखता है वही लोग करते हैं, लेकिन कंपेयर करो भाई। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्वेस्ट वाइजली। इन्वेस्ट कहाँ करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा पैसा है, तुमने कमाया भाई, किसी ने फ्री में नहीं दिया। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा पैसा कैसे कमाया तुमने। सेव करो, सेव करके इसको ग्रो करो, कंपाउंड करके करो। कंपाउंड का मतलब पता है क्या? एक के बाद आगे बढ़ना। 1 रुपया लगाया इन्वेस्ट करके, तुम मेच्योरिटी पे 3 रुपये लेना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कितने साल में मेच्योर होता है, कितने साल में डबल होता है। आप स्टॉक्स में लगाओ और म्यूचुअल फंड्स कहीं पे भी लगाओ। बड़े बड़े एडवाइज़र्स बोलते हैं 3 साल में डबल हो सकता है। 3 साल में डबल होता है, कैलकुलेट करते हैं कि 3 साल में डबल होने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। 3 साल में डबल होने के लिए भाई लगभग ना 3 साल में डबल होने के लिए भाई 22% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो आप। तो भाई लोग कमाने वाले कमाते भी है। स्टॉक से या फिर म्यूचुअल फंड से 15% की तो एवरेज रहती है, जैसे जितने भी बड़े बड़े एडवाइज़र्स रहते हैं। और आप ये बाकी फिक्स डिपॉजिट करोगे 6% से लेकर 7.2 7.8 बैंक वाले भी दे देते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर टैक्स काटते हैं। पोस्ट ऑफिस वाले आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं या किसान विकास पत्र होते हैं, वो 7.2 दे देते हैं। 7.2 का मतलब ये आपका लगभग 10 साल के अंदर 1 रुपये का 2 रुपया होता है, 1 रुपये का 2 रुपया होता है, लेकिन टैक्स नहीं कटता। तो वो आपको समझना है कि कितना पैसा आपका डबल हो रहा है। ठीक है, आपको कैसे करना है, कैसे पता लगना है कि 72 को जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, मान लो आपका एग्जांपल के लिए 72 को मैंने 7.2 से डिवाइड करा, जो बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रही है, जो बचेगा वो आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स में उतना पैसा आपका डबल होगा। मान लो 72 को, मान लो मेरे को बैंक जो है 7.2% इंटरेस्ट दे रही है, उसको मैं 72 से डिवाइड करूँगा तो 10 आएगा। तो यानी मेरा पैसा 10 साल में डबल हो रहा है। आप 72 से डिवाइड करो जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी आपका ग्रो हो रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट देखो, क्या क्या तौर तरीके हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करो, अच्छे लोगों से बात करो, एडवाइजर्स से बात करो, जो भी फाइनेंस में घुसे हुए उनसे बात करो। भाई ऐसे तो कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन आपको खुद से पूछना पड़ेगा, तुम्हारा पैसा है ना। चलो जी, ये तो कुछ टिप्स थी आपके पैसे को बचाने के लिए और संभाल के रखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या दे दिया ये वीडियो के अंदर तूने, ये तो हमें पता ही था। भाई पता था तो कर लो, करते ही नहीं हो, मुझे ऐसा लगा। तो अच्छी बात है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, नहीं देखा तो देख लो यार, स्किप क्यों करते हो या क्लिक करके आगे क्यों बढ़ जाते हो। पूरा वीडियो देखो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नहीं लगा तो फिर भी कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन आएगा। धन्यवाद।